तो दोस्तों मूवी की शुरुआत 2007 में होती है। ब्री एक प्ले देख रहा होता है तेती के साथ, तो वो उसे बताता है कि रावण को सीता से सच्चा प्यार था, लेकिन वो जवाब देती है प्यार और लस्ट के बीच एक पतली लाइन होती है। जब ब्री पूछता है अगर बस लस्ट था तो वह उसके लिए मरने को क्यों तैयार था, तेती बस मुस्कुरा देती है। पास ही एक आदमी कैरेंडिंग बेच रहा है। तेती कहती है यह मेरा पुराना खिलौना हुआ करता था। ब्री क्यूरियस होकर एक उठाता है और कहता है मैं देखना चाहता हूं तुम इसे कैसे बजाती हो। तेती उसे अपने होठों के बीच रखकर बजाने लगती है और ब्री उसे गौर से देखता है। इसके बाद दोस्तों का एक ग्रुप एक साथ पढ़ाई करते हुए दिखता है, जब उनका दूसरा दोस्त नांदो आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वहीं तेती ब्री को उसके साथ आने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है ये जगह काफी दूर थी। ब्री जवाब देता है दूरी मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है वो है हम कैसा महसूस करते हैं। जब वह जाने लगती है तो वह पूछता है क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा घर कैसा है। तेती पोलाइटली मना कर देती है और चलने लगती है, लेकिन ब्री फिर से उसे रोककर कहता है कैरेंडिंग बजाना मत भूलना। इसी बीच जब नांदो फिर से घर में आता है तो उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। जब वह पूछता है क्या हो रहा है तो वे कुछ बोल नहीं पाते। बाद में जब ब्री घर लौटता है तो एक तितली चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती है। अगले दिन जब ब्री कॉलेज जाने के लिए निकलता है तो वह एक पौधे पर तितली को देखता है। वह उस पर पानी छिड़कता है और कहता है तुम ताजा दिखती हो जब तर होती हो। बाद में इरवन ब्री को बताता है कि बोर्डिंग हाउस में अजीब चीजें हो रही हैं। एसेप कहता है कि उन्होंने नांदो जैसे दिखने वाले किसी को उसके कमरे में जाते देखा, लेकिन असली नांदो थोड़ी देर बाद ही घर आया। जब ब्री पूछता है क्या तुम सब हेलुसिनेट कर रहे हो, तो इरवन गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं सीरियस हूँ, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो मैं बात नहीं करूंगा। उसी शाम नांदो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोर्डिंग हाउस लौटता है और किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाने लगता है। जब एलिन इंतजार कर रही होती है तो उसे एक पेंटिंग पर तितली बैठी दिखती है। जब वो घर में देखती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद नांदो चाय लेकर आता है, लेकिन एलिन डर से चीख पड़ती है क्योंकि उसे कटा हुआ हाथ कप पकड़े हुए दिखता है। फिर वही मिस्टीरियस औरत दिखती है और एलिन इतना डर जाती है कि वो घर से भागकर कार में छुप जाती है। नांदो बाहर आकर पूछता है क्या हुआ। एलिन घबराई हुई कार की खिड़की नीचे करके कहती है हम यहाँ नहीं रह सकते। नांदो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है क्यों। एलिन बस इतना कहती है कि मैं बस घर जाना चाहती हूँ। बाद में जब बाकी दोस्त घर लौटते हैं तो उन्हें एलिन का बैग वहाँ पड़ा मिलता है। एसेप कैजुअली कहता है लगता है कोई गिफ्ट है, और फिर वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद इरवान एक टूटे हुए कप पर पैर रख देता है। वह उसके टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। जब वो खिड़की बंद करने जाता है तो शीशे में एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं होता और रिफ्लेक्शन गायब हो चुका होता है। इरवान धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां उसने औरत को देखा था, लेकिन किचन से आवाज सुनकर वहां देखता है कि वही औरत खड़ी है। वो उस पर झपटती है और इरवान डर से जमीन पर गिर जाता है। वह पीछे देखता है, लेकिन औरत गायब हो चुकी होती है। फिर उसे दिखता है कि टूटे कप के टुकड़े वापस अपनी जगह पर पड़े हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो औरत को फिर से देखता है कि वो अब टेबल पर बैठी हुई है। वो इतना डर जाता है कि चीखने लगता है जब तक एसेप वहां नहीं आ जाता। जब डोनी घर आता है तो आसेप उसे बताता है मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, और इरवान अचानक चीखने लगा और ऐसा हो गया। डोनी को एक आइडिया आता है। वो अपने अंडरवेयर से अपना एक कर्ली बाल निकालता है और इरवान के नाक में डाल देता है। इस कांड से इरवान होश में आ जाता है और तुरंत उल्टी करने लगता है। अगले दिन इरवान सबको बताता है कि उसने किस औरत को देखा था, और नांदो कहता है कि एलिन ने भी कल रात वही देखा था। एसेप तुरंत नांदो पर आरोप लगाता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाए हो, इसीलिए बहुत नाराज है। नांदो मना करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन एसेप इंसिस्ट करता है कि इरवान का हाल उसी की वजह से हुआ है। बाद में झील के किनारे ब्री तेती से कहता है मैं तुम्हें कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक नहीं जानता कि तुम कहाँ रहती हो या तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। तेती जवाब देती है हर चीज का अपना समय होता है और इंसान बस सही मौके का इंतजार करते हैं। ब्री कहता है इंसान अपना समय खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन तेती कहती है नहीं, वे बस उसके साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी बीच नांदो सुझाव देता है कि उन्हें इस घर से निकल जाना चाहिए, लेकिन इरवान कहता है कि उसने अभी इस बारे में नहीं सोचा। एसेप चिढ़कर कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, दूसरों को मत घसीटो। टेंशन बढ़ता है और दोनों लड़ने लगते हैं। बाकी दोस्त जल्दी से आकर उन्हें अलग कर देते हैं। रूडी ब्री को फोन करके कहता है जल्दी से बोर्डिंग हाउस आओ। नांदो फिर से एसेप से लड़ रहा है और घर छोड़ने की बात कर रहा है। ब्री तेती के साथ बोर्डिंग हाउस पहुंचता है, लेकिन इरवान उसे देखते ही डर जाता है। वो ब्री को अंदर खींचकर कहता है
जो लड़की तुम लाए हो वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने भूत देखा था। ब्री कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, तुम भी नांदो जैसे बनते जा रहे हो। लेकिन इरवान इंसिस्ट करता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रूडी पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम कहाँ मिले? ब्री जवाब देता है, वो यहीं की है। रूडी कहता है, मैं भी यहीं का हूं, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। इरवान कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने क्या देखा, कुछ सही नहीं लग रहा, इसीलिए मैं नंदो के साथ जा रहा हूं। इरवान जब नांदो के साथ जाने लगता है तो वह पीछे मुड़कर तेती को देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बाद में जब ब्री बाहर आता है तो तेती कहीं नहीं दिखती, लेकिन जब वो घर वापस जाता है तो उसे अंदर तेती एक तितली के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। वो उसे धीरे से उड़ा देती है। ब्री माफी मांगता है और कहता है, ये तुम्हारा पहला यहाँ आना है, लेकिन मेरे दोस्त बस बुरे मूड में हैं। तेती पूछती है, उन्हें क्या हुआ? ब्री कहता है, वे डरे हुए हैं, उन्हें लगता है यह घर भूतिया है। तेती पूछती है, उन्होंने कैसा भूत देखा? फिर शांति से कहती है, तुम्हारे दोस्तों को अपनी बातों और हरकतों पर ध्यान देना चाहिए, हर जगह के अपने नियम होते हैं। वो आगे कहती है, जो दिखाई नहीं देता वो भी मौजूद हो सकता है, और जो खाली लगता है वो भी भरा हुआ हो सकता है। जब ब्री पूछता है, तुम्हारा मतलब? तेती जवाब देती है, इंसान जो बोता है वही काटता है, लेकिन सुधरने की बजाय वे अपनी मुसीबतों का दोष दूसरों को देते हैं। रात में वे कोपरल के पास जाते हैं। कोपरल पूछता है, तुम्हारे बोर्डिंग हाउस में क्या चल रहा है? एसेप को शक होता है कि उसे कुछ पता है। बाद में कोपरल कहता है, प्रकृति में हर घटना के अपने संकेत होते हैं, लेकिन सिर्फ वही उन्हें पढ़ सकते हैं जो प्रकृति से जुड़े हों। वह चेतावनी देता है कि अपनी बातों और हरकतों पर ध्यान दो, हर जगह के अपने अपने नियम होते हैं। ये बिल्कुल वही बातें हैं जो तेती ने ब्री से पहले कही थीं। बाद में जब ब्री काम कर रहा होता है तो उसे घर में कहीं एक औरत का गुनगुनाना सुनाई देता है। वो बाहर आता है और डर से सिहर जाता है, क्योंकि एक औरत लिविंग रूम में चुपचाप बैठी है। डर के मारे वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन तभी फोन बजता है। ब्री चौंक कर देखता है कि औरत गायब हो चुकी है। अगले दिन जब तेती कैरेंडिंग बजा रही होती है, ब्री पूछता है, तुम मुस्कुराती हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में इतना गहरा दुख क्यों दिखता है? तेती जवाब देती है, अगर तुम मेरे दुख का कारण जान जाओ तो क्या करोगे? ब्री कहता है, मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तेती कहती है, ये काम नहीं करेगा। ब्री जोर देकर कहता है, हमने कोशिश भी नहीं की, मैं नहीं जानता तुम सच में कौन हो, या तुम हमेशा इतनी दूर क्यों रहती हो, जैसे कोई बोझ उठा रही हो। तेती कहती है, ये एक लंबी उलझी हुई कहानी है, इसे खोदने से बस अनंत दुख और गुस्सा वापस आएगा। तभी पता चलता है कि ब्री शुरू में हैरान था, क्योंकि उसने तेती की फोटो देखी और पता लगाया कि उसका असली नाम हेलेना है। वह उसकी पुरानी डायरी पढ़ता है और जानता है कि उसे बच्चों से बहुत प्यार था। सालों तक हैंडी से शादी के बावजूद उनके कोई बच्चे नहीं हुए। जब आर्थिक हालात खराब हुए तो हैंडी काम के लिए जाकार्ता चला गया। फ्लैशबैक में हेलेना को नीना नाम की एक औरत का फोन आता है, जो खुद को हैंडी की पत्नी बताती है। नीना कहती है, हैंडी अब तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। कुछ दिन बाद हेलेना को एक चिट्ठी मिलती है। हैंडी ने उनका घर बैंक को गिरवी रख दिया था और पैसे अपनी प्रेमिका पर उड़ा दिए। आखिरकार उसने उसे तलाक दे दिया और तब से हेलेना के मन में बस एक ही ख्याल था, इस दर्द को खत्म करना। एक डरावने फ्लैशबैक में पता चलता है कि हेलेना ने उसी कमरे में खुदकुशी कर ली थी। अचानक ब्री के ऊपर का बल्ब टिमटिमाने लगता है और फट जाता है। खिड़की जोर से बंद होती है और किचन का रैक हिलने लगता है और बर्तन जमीन पर गिरने लगते हैं। ब्री की सांसें थम जाती हैं जब 2 चाकू उसकी तरफ उड़ते हुए आते हैं और बाल बाल बचता है। अचानक हेलेना सामने प्रकट होती है। ब्री डायरी उठाता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। वो उसे बालकनी की तरफ जाते देखता है और पीछे भागता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। बाद में ब्री झील के पास तेती को ढूंढने जाता है, लेकिन वो नहीं आती। घंटों इंतजार के बाद रात हो जाती है। अचानक बारिश शुरू होती है और ब्री ऊपर देखता है कि तेती वहां खड़ी है। वो तुरंत उठकर माफी मांगता है, मैंने तुम्हारी डायरी बिना इजाजत पढ़ ली, मुझे लगा तुम सब बताने वाली हो, इसलिए मैंने खुद ही सच जानने की कोशिश की। वो कहता है, कुछ नहीं बदलेगा, मैं वही ब्री हूँ। फिर वो उसे गले लगाता है और पता चलता है कि वो सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। घर लौटकर ब्री बेहद खुश नजर आता है। एसेप और डोनी चर्चा करते हैं कि वो अजीब व्यवहार कर रहा है। एसेप कहता है इरवान और नांदो को बताना चाहिए। रूडी और डोनी बाइक से निकलते हैं, लेकिन रास्ता वही का वही लगता है और वे चक्कर काट रहे हैं। डोनी कहता है, लगता है किसी भूत का काम है। तभी एक आवाज पूछती है, कहाँ जा रहे हो? वे स्तब्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं है।
रूडी फुसफुसाता है। आवाज बिल्कुल पास से आई। आवाज फिर कहती है, मेरा सिर वापस लगा दो। और वो सड़क पर एक कटा हुआ सिर देखते हैं और थोड़ी दूर पर बिना सिर वाला शरीर। दोनों डर से अलग अलग रास्तों पर भाग निकलते हैं। रूडी घबराकर बैठ जाता है, लेकिन वो फिर आती है और सिर मांगती है। वहीं डोनी का भी वही हाल होता है। इसी बीच आसिफ को ब्री के कमरे से गाने की आवाज आती है, लेकिन फिर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अचानक फोन बजता है। इसे फोन उठाता है और एक औरत कहती है, मुझे हेलिना से बात करनी है। आसिफ कहता है, यहाँ कोई हेलिना नहीं रहती। औरत जवाब देती है, वो सोफे पर बैठी है। आसिफ पीछे मुड़ता है और हेलिना उसके सामने खड़ी होती है। अगले दिन ब्री के कॉलेज जाने के बाद दोस्त एक ओझा को बुलाते हैं। ओझा नांदो को भेंट चढ़ाने को कहता है और भूत को घर छोड़ने का आदेश देता है। तभी दरवाजा खुलता है और हेलिना ओझा को उछालकर दूर फेंक देती है। वो प्रकट होती है और सब डर से कांपने लगते हैं। ओझा उठकर उस पर हमला करता है, लेकिन हेलिना गायब हो जाती है। फिर अचानक वो उसकी गर्दन पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। नांदो उस पर झपटता है, लेकिन हेलिना उसकी भी गर्दन पकड़ लेती है। डॉनी डर से बेहोश हो जाता है। तभी ब्री घर आता है। ओझा उसे बताता है कि उसके दोस्त अंदर हैं। ब्री अंदर दौड़ता है और नांदो को खतरे में देखकर तेती से रिक्वेस्ट करता है, मेरे दोस्तों को मत मारो। तेती नांदो को छोड़ देती है। इरवान चिल्लाता है, यह भूत है और घर को शुद्ध करना होगा। ब्री बोलता है, मुझे हमेशा से पता था कि तुम भूत हो, लेकिन तुम बुरी नहीं हो, बस दोस्ती चाहती हो, पर तुम्हारे व्यवहार ने ही उसके शांति भंग की है। ऐसे पूछता है, क्या तुम एक भूत के साथ रिलेशनशिप में थे? ब्री तेती से माफी मांगता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी कहानी लिखने के लिए दिखावा किया, लेकिन अगर इससे इंसानों को खतरा है तो मैं यह नहीं होने दूंगा। तेती शांत पर ठंडे स्वर में कहती है, मुझे शुरू से पता था, क्या तुम भूल गए? मैं सब जानती हूँ, जो कुछ भी तुमने किया, कहीं भी, कभी भी। पता चलता है कि तेती हमेशा उसके पीछे छुपी रहती थी जब वह लैपटॉप पर कहानी लिख रहा होता था। ब्री कहता है, मैंने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहा। तभी रूडी कोपरल को लेकर आता है, लेकिन तेती ब्री को माफ कर देती है और कहती है, मैं यह जगह छोड़ दूंगी ताकि तुम्हें मेरे होने का डर न रहे। लेकिन जाने से पहले वह एक आखिरी बार गले लगाना चाहती है। जैसे ही ब्री आगे बढ़ता है, कोपरल उसे रोकता है। अगर तुमने उसे गले लगाया तो वह तुम्हारी आत्मा ले जाएगी। लेकिन ब्री दिल की सुनता है, उसे गले लगाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। एक पल में तेती एक तितली बनकर घर से उड़ जाती है। आखिरी दृश्य में एक लाइब्रेरी में एक औरत ब्री की किताब उठाती है और पढ़ती है। दिल पर जो लिखा जाता है वह कभी मिटता नहीं, वहीं रहता है, हमें मतलब और महत्व देता है। मेरी तेती से मुलाकात और विदाई भी ऐसी ही है। हालांकि अब हम में से कोई भी उस घर में नहीं रहता, लेकिन हम किसी गहरे बंधन से जुड़े हैं